ओके एवरीवन, पे अटेंशन। आज हम स्टार्ट कर देंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा हमारे लिए। कहते हैं इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, ये डेरिवेटिव का रिवर्स है। जो भी हम डेरिवेटिव में करते थे उसका बिल्कुल रिवर्स कर देंगे। रिवर्स का मतलब क्या है? जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या है, तो आप डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स को बोलते हो कॉस एक्स, है ना। अब अगर आपसे पूछा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होगा साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स था, तो कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स, बिल्कुल उल्टा, है ना। आप बताओ डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या था? डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या था? तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी? यहां पे dx हम नीचे लिखते थे डिनोमिनेटर में, यहां पे dx हम न्यूमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है। और कोई डेरिवेटिव बोलो। e की पावर x, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या था? तो e की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होगी? ठीक लग रहा है? सिंपल है। एक छोटी सी एडिशन है, कहता अगर साइन एक्स के साथ यहां पे मैं लिख देता साइन एक्स प्लस 2, साइन एक्स अलग है 2 अलग है, तो डेरिवेटिव क्या होता? डेरिवेटिव क्या होता? cos x। अगर मैं 2 हटा के 20 लिख देता तो भी cos x, है ना। अब इंटीग्रेशन में दिक्कत हो गई। अब अगर मैं बोलूं cos x की इंटीग्रेशन sin x है, तो ये इनकम्प्लीट बात है, क्योंकि डेरिवेटिव में तो 20 भी पड़ा था। एक छोटा सा यहीं से ही आप कह लो कि इंटीग्रेशन का मतलब एक अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाती है। पहले तो बात सिंपल थी कि जो डेरिवेटिव थे, डेरिवेटिव को रिवर्स कर दो, मतलब जो आंसर आ रहे थे वो क्वेश्चन बन जाएंगे, जो क्वेश्चन थे वो आंसर बन जाएंगे। बट इसमें एक कैच है कि जनरली डेरिवेटिव करते टाइम कांस्टेंट टर्म तो 0 हो जाती थी, अब वो आंसर में तो दिखाई नहीं देती थी वो टर्म, तो इंटीग्रेशन में उसका क्या प्रॉब्लम होगा? कहता अगर sin x प्लस 20 होता तो उसका डेरिवेटिव cos x होता, तो cos x की इंटीग्रेशन सिर्फ sin x होना जायज नहीं है, साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट भी होना चाहिए। कहता है अब साथ में आप हर बार क्या लिखोगे? प्लस सी। साथ में हर बार आप क्या लिखोगे? प्लस सी। अब वो सी क्या है? एक कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट की वैल्यू अभी हमसे वो कभी नहीं पूछेगा, ठीक है, वो ऐसा ही रहेगा। बहुत लेटर स्टेजेस में जाके वो क्वेश्चन आएंगे, स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटीग्रेशन आएगी जिसमें वो सी की वैल्यू पूछेगा। अदरवाइज हर एक क्वेश्चन में आप सिंपली इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे, लास्ट में प्लस सी लिख दोगे। प्लस सी का रीजन क्या है? क्योंकि हम कहते हैं कि हो सकता है कि इसके साथ कोई कांस्टेंट होता, तो अब अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो sin x का डेरिवेटिव विल बी cos x, c का डेरिवेटिव इज 0। तो जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे, जैसे मान लो log x का डेरिवेटिव तो होना था 1/x, बट अगर log x के साथ कोई नंबर होता लेट से 75, तो इसका डेरिवेटिव भी होना था सिर्फ 1/x, है ना। तो इसलिए जब 1/x की इंटीग्रेशन करेंगे तो जरूरी नहीं कि log x आए, log x के साथ कोई कांस्टेंट भी आ सकता है, वो कांस्टेंट हमें पता नहीं तो हम उसको c लिख देते हैं। आई बात समझ में? तो थ्रू आउट इंटीग्रेशन जहां जहां डेरिवेटिव सॉरी जहां जहां आप इंटीग्रेशन करोगे, हमेशा इंटीग्रेशन के साथ आप एक प्लस सी लगाओगे आंसर के साथ, ये हमेशा होगा सिर्फ इंटीग्रेशन में, है ना। ये पहली चीज, दिस वाज फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू लर्न, कि जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे साथ में हमेशा एक प्लस सी लगाओगे, अदरवाइज सारे फॉर्मूलाज जो डेरिवेटिव में थे वो एज इट इज इंटीग्रेशन नोट के आ जाएंगे। कुछ लिख लेते हैं एक बार, फॉर्मूलाज भी रिवाइज हो जाएंगे। डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या था? cos x, ये मैं लिख चुका हूं, फिर भी एक बार लिख देता हूं। लेफ्ट साइड पे सारे डेरिवेटिव्स लिखूंगा, राइट साइड पे इंटीग्रेशंस। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज sin x प्लस c। डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x, तो डेरिवेटिव ऑफ sin x इज, बच्चे अब sin x की इंटीग्रेशन माइनस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x है ना, तो माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन cos x होनी चाहिए, ये समझते हो? माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन cos x होनी चाहिए। हम इस माइनस को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, इस माइनस को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन हो जाती है माइनस cos x।
यही बात समझ में निकाई पक्का। डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ tan x इज secant square x। तो secant square x की इंटीग्रेशन इज tan x प्लस c। डेरिवेटिव ऑफ सारे लिख लेते हैं, secant x dx, secant x tan x। तो secant x tan x की इंटीग्रेशन क्या होगी? secant x tan x की इंटीग्रेशन क्या होगी? secant x कोसिकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है? कोसिकेंट x की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोसिकेंट x cot x। माइनस के केस में बच्चे हल्का सा ध्यान खुद रखो कि अब मैं वैसे तो ये होना चाहिए कि माइनस ऑफ कोसिकेंट x cot x की इंटीग्रेशन इज कोसिकेंट x, बट माइनस को हम राइट साइड पे ले जाते हैं, इट विल बिकम माइनस ऑफ कोसिकेंट x। cot x बचा, cot x का डेरिवेटिव इज कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। तो कोसिकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस cot x प्लस log x कर लो, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 by x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x इज log x। डेरिवेटिव ऑफ e power x is e power x, integration of e power x is e power x। हाँ जी, जैसे हाँ कोई बात नहीं, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x है। हालांकि अभी मैं ये सब सिखाऊंगा, अभी माइनस को बाहर निकाल सकते हो आप, कांस्टेंट जैसे डेरिवेटिव से बाहर निकल जाते थे वैसे इंटीग्रेशन से भी बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, फिर आप अंदर वाले को सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा उसके साथ माइनस लगाओ। एक सबसे ज्यादा फेमस फॉर्मूला डेरिवेटिव का था x पावर n। एक बार देखना जरा इसको कैसे सोचते हैं। डेरिवेटिव करते हैं तो हम कहते हैं n आगे आ गया x की पावर n माइनस वन, है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की पावर n, यहाँ पे हमारा n मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, सॉरी ऐसे नहीं, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ऊपर सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब यहाँ पे ऊपर ऐड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड बाय इसी नंबर के साथ जो ऊपर आया, x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो हमने एक बार करके देखते हैं एक एग्जांपल। x पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता था, 4 आगे x की पावर 3। अब यहाँ पे x पावर 4 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x की पावर 4 प्लस वन अपॉन 4 प्लस वन। अब ये करके देखते हैं कि क्या वो जो रिवर्स वाला लॉजिक है क्या वो यहाँ पे फिट बैठ रहा है। मैंने बोला कि इसकी इंटीग्रेशन करके ये आ रहा है, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव करके ये आएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ एक प्लस सी लिखा है, इसका डेरिवेटिव करो जरा। ये क्या फंक्शन है, x पावर 5.5 है, इसका डेरिवेटिव करो जरा, 5 आगे आ जाएगा, x की पावर 5 माइनस वन, कॉन्स्टेंट है नीचे तो 5 जो है ना, उसमें तो डेरिवेटिव में कोई रोल नहीं प्ले करना। ठीक है, और ये c का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। 5 से 5 कट गया, x पावर 4 बचा, यही आ रहा है। इसका डेरिवेटिव, ये राइट साइड का डेरिवेटिव करके ये आ रहा है ना। चाहो तो आप इसका भी डेरिवेटिव करके देख लो, सॉरी ये तो डेरिवेटिव ही है, इसका इंटीग्रेशन करके देख लो, इसकी इंटीग्रेशन करके देखो 4x क्यूब की, ये डेरिवेटिव करके आया हुआ ना, इसकी इंटीग्रेशन करके देखो, 4 बाहर निकल जाएगा, x क्यूब की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, x पावर 4 अपॉन 4
4 से 4 कट गया, आ गया यही। इसका डेरिवेटिव करके ये आएगा, इसकी इंटीग्रेशन करके ये आएगा, इसकी इंटीग्रेशन करके ये आया तो डेरिवेटिव करके ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट और कोई बोलो फंक्शन का डेरिवेटिव जो हमने किया हो। यही है, इसके अलावा भी है कोई? इनवर्स वगैरह की है वो भी चलेंगे। वाई की पावर साइन एक्स, ये कब करा? वो तो एक टाइप ऑफ डेरिवेटिव है जब वेरिएबल पावर वेरिएबल है, वो टाइप ऑफ हम वो कर रहे हैं जो टिपिकल फॉर्मूला है। और जैसे वाई पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव फॉर्मूला था, क्या होगा? फॉर्मूला नहीं होता ना, ये इक्वेशन है, फॉर्मूला नहीं है। हाँ, जैसे e पावर x था वैसे a पावर x, a पावर x का डेरिवेटिव इज a पावर x लॉग है। तो यहाँ पे a पावर x की इंटीग्रेशन क्या बनेगी? a पावर x लॉग बनेगी 1 अपॉन लॉग है a पावर x अपॉन लॉग। वहां पे लॉग ए मल्टीप्लायर था, यहाँ लॉग ए डिवाइड होगा। हाँ जी, हाँ वो भी कर लें। एक बार इसको करके देखें, इसका डेरिवेटिव करो जरा, a पावर x लॉग। मैं तुम्हें एक तरीका भी बताता हूँ जिससे तुम्हें थोड़ा इजी लगेगा। ये फिलहाल इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करके ये आया ना, इसका डेरिवेटिव करो जरा। लॉग ए तो कांस्टेंट ही है, 1 अपॉन लॉग ए, समझते हो? ये जरूरी नहीं कि लॉग लिखा हुआ तो वेरिएबल ही होगा, उसके अंदर अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल, उसके अंदर अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट। समझ में आई मेरी बात? लॉग के अंदर कांस्टेंट है ना, तो 1 अपॉन लॉग ए इज कांस्टेंट। डेरिवेटिव किसका करना है? a पावर x का। करो जरा a पावर x का डेरिवेटिव, a पावर x लॉग है, कट के a पावर x आ गया। हमने इसका डेरिवेटिव किया बच्चे, इसका डेरिवेटिव करके ये आ गया। हाँ, मैं देखो वैसे तो इसका कोई कैसे नहीं होता, फिर भी मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ तुम्हें समझने के लिए, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉर्मूलाज है। तुम ऐसा समझ लो, तुम्हारे लिए ऐसा थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा इस चीज को एक्सेप्ट करना कि इस dx को उधर ले जाओ, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये dx इधर डिवाइड हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ a पावर x लॉग dx को इधर ले आए, ये d इस तरफ जाके, एक सेकेंड, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ऐसे ही इजी करना पड़ेगा। मैं तुम्हें इसका ये एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ कि इसके केस में तुम ये करके देख लो कि दोनों उस साइड का डेरिवेटिव करके देख लो, वो मिल रहा है तुम्हें। या तुम ऐसा समझ लो कि यहाँ पे लॉग ए मल्टीप्लाई हो रहा था, ax का डेरिवेटिव किया तो लॉग ए मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इंटीग्रेशन कर रहा था वो डिवाइड हो गया। ठीक है, वो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में बैलेंस होगा, जाके मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में ही होगा जाके बैलेंस। एक सेकेंड, एक बार मैं वो करके a पावर x log a dx, ठीक है, d इस तरफ गया तो इंटीग्रेशन बन, हाँ हो जाएगा। आओ जरा देखते हैं, जो मैं कर रहा था एक बार उसको दोबारा करते हैं। dx उस तरफ चला गया, मुझे उस तरफ dx जाके क्या बन गया? dx ही रहा, ये d उस तरफ जाके इंटीग्रेशन बन जाएगा, इधर डेरिवेटिव है, उस तरफ जाके इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना? जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, स्क्वायर अंडर रूट बन जाता है, डेरिवेटिव उस तरफ जाके क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन। इधर a पावर x छोड़ दिया, वो मुझे a पावर x की इंटीग्रेशन चाहिए थी, ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल के उधर डिवाइड में ले जाओ, ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, उधर जाके डिवाइड में ले जाओ, क्या बचा? ये थोड़ा थोड़ा तुम्हें मतलब सेटिस्फाइंग लगेगा, ठीक है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि इस ये यहां से यहां कैसे पहुंचा इसमें मत जाओ, बिकॉज ये स्ट्रेट अवे फॉर्मूलाज है। कोई पूछे sin x का डेरिवेटिव cos x क्यों है, हाँ? उसका कोई आंसर नहीं, ऐसे इसका कोई आंसर नहीं है कि इसका डेरिवेटिव करके वो क्यों, इंटीग्रेशन करके वो क्यों आया। ये थोड़ा सा बस तुमने यहाँ पे पूछा तो यहाँ पे मैंने बता दिया। अगर तुम मुझसे पूछते कि सर cos x का इंटीग्रेशन sin x ही क्यों है, तो उसका आंसर मैं यही कर पाता कि sin x का डेरिवेटिव cos x है इसलिए, ठीक है।
नेक्स्ट कोई और, वो चलो इनवर्स वाला कर लेते हैं। हाँ जी, वो टाइप है क्वेश्चन, वो आएंगे बीच में तो करेंगे जरूर, ठीक है, वो टाइप है, क्वेश्चंस नहीं कर सकते अभी, सिर्फ जो फॉर्मूलाज हैं, जो हमने डायरेक्ट फॉर्मूलाज याद किए। साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ पे क्या होगा 1/1 माइनस एक्स के अंडर रूट की अगर इंटीग्रेशन करनी होगी दैट विल बी साइन इनवर्स एक्स प्लस, एज इट इज जो वहां पे था, कोई डिफरेंस नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है, यहाँ पे क्या होगा माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। हाँ जी, हाँ जी, हम पूरे ई रहेगा हमेशा। हाँ, मैंने एक बार फिर बता देता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम लिमिट्स, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे चैप्टर हैं कैलकुलस के, ये सारे चैप्टर हैं कैलकुलस पार्ट के। कैलकुलस के अंदर लॉग का बेस हमेशा ई होता है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो ई माना जाएगा, आप अगर कुछ और लिखा हुआ है तो वो दिखाई देगा, नहीं लिखा हुआ तो ई माना जाएगा, ठीक है। कैलकुलस ब्रांच में हमेशा लॉग का जो बेस है वो ई होता है। tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बच्चे इंटीग्रेशन में सी लिखना मत भूलना, tan इनवर्स x प्लस सी। ये तीन फॉर्मूलाज और लिख लो फिर विल प्रोसीड। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड इनवर्स x 1/x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस, ये हमारे 15 फॉर्मूलाज हैं, 16 हो गए, मेरा नोबा लिख दिया, 12 13 16, ठीक है, टोटल 16 फॉर्मूलाज हैं। सॉरी, हाँ ये माइनस, हाँ ये माइनस है, हाँ जी बच्चे बिल्कुल आएगा यहाँ पे, हाँ जी बिल्कुल आएगा। देखो आप एक मैं बताता हूँ, आप लोग यहाँ पे जाके जो चीज ऑब्जर्व कर रहे हो ना वो चीज यहाँ पे ही आ चुकी है। मैं बताता हूँ, हम लोग शायद ये कह रहे हो कि सर माइनस तो आपने बोला था बाहर निकाल सकते हैं, वो सब बोलोगे है ना। एक बार यहाँ पे देखो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, साइन इनवर्स एक्स, माइनस वाले का क्या है, कॉस इनवर्स। आप माइनस बाहर निकाल लो, माइनस इधर ले जाओ, तो एक जब आप माइनस बाहर निकाल लोगे इधर ले जाओगे तो आपको मिलेगा कि सर ये दोनों सेम ही है। अब ये लेफ्ट साइड दोनों की सेम है तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप इसको साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो, इसको माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो।
ठीक है, अभी मैंने कॉम्प्लिकेशन बढ़ाई नहीं, इसलिए मैंने कहा कि जो डेरिवेटिव करके आया इसी की इंटीग्रेशन हमने ये लिख ली। आई बात समझ? वो परफेक्ट, आप माइनस निकाल के इधर ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है भाई, फिर थोड़े वार्म अप के लिए कुछ एक दो सिंपल क्वेश्चंस करते हैं। हाँ जी, आएगा जी, आएगा। हर जगह dx भी आएगा, हर जगह c भी आएगा। हर जगह dx भी आएगा, हर जगह c भी आएगा। इंटीग्रेशन करो भाई अंडर रूट एक्स का, बताओ क्या आना चाहिए? अंडर रूट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी? ये करो, फिर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स की इंटीग्रेशन करो, फिर 1 अपॉन एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन करो। जल्दी जल्दी करो, ये तो बिल्कुल ओरली होने वाले क्वेश्चन है। पहले वाला हुआ x की पावर 1/2 है बच्चे, क्या करोगे? 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, ये हो जाएगा कितना? x पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c। 2 को ऊपर ले, 3/2 बचे, जब एडजस्ट होगा तो 2/3 बन जाएगा ऊपर जाके। दैट्स योर आंसर। ये क्या बन गया? -1/2, -1/2 है ना? तो इंटीग्रेशन सीधा ही कर लो, -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c। x की पावर -1/2 प्लस 1 -1, अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये x की पावर 1/2 आ जाएगा बच्चे, नीचे भी 1/2 आ जाएगा प्लस c, ये आएगा 2x पावर 1/2 प्लस c। 1 अपॉन एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होगी? ऐसा ये याद हमने एक दिन स्टैंडर्ड वो करी थी मैनिपुलेशन, कि ये फॉर्मूलाज की तरह आप इन्हें कंसीडर कर सकते हो। ये बार बार बहुत कॉमनली दिखाई देगा कि 1 प्लस कॉस 2x तो कॉस स्क्वायर x, 1 माइनस कॉस 2x तो 2 साइन स्क्वायर x, 1 प्लस tan x 1 1 माइनस tan x है तो ऐसा बन जाएगा, माइनस प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ऐसी बहुत सारी आएंगी बीच में, ठीक है, तो बस ऐसे मैंने रिवाइज करवा दी। 2 अपॉन 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है? 2 cos square x dx
2 से 2 कट जाएगा, 1/cos² x dx। cos² x ऊपर जाके क्या बन जाएगा? चेक करो secant² x किसका डेरिवेटिव होता है, दिमाग से सोचो देखने की बजाय। secant² x बच्चे जहां पे ये फॉर्मूलाज लिखे हैं, अगर पॉसिबल है, मुझे पता नहीं आपने किया होगा कि नहीं, थोड़ी जगह और छोड़ देना, क्योंकि कुछ फॉर्मूलाज आएंगे जो हमें बीच में है जगह, बच्चे की जगह कुछ, ठीक है, हमें एक फॉर्मूलाज और भी एडजस्ट करने होंगे, कोई बात नहीं, मतलब क्योंकि एक एक दो फॉर्मूलाज तो है नहीं, बहुत सारे और आएंगे, तो आप एक जगह बाद में लिख लेना सबको, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे हमने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखो तो हमने सिर्फ cos x और sin x की इंटीग्रेशन लिखी है, ना हमने tan x की लिखी, ना secant x की लिखी है, ना cosecant x की, ना cot x की, इनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं लिखी, और उनकी जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। वो एक्चुअली जब आएगी तब बताऊंगा क्यों नहीं लिखी हमने। उसमें इसमें सेम रूल नहीं होते, ठीक है, इसमें एक यूवी रूल होता है, डिवाइड वाला तो कोई रूल नहीं होता, बट वो उसके रूल से बहुत डिफरेंट होता है, बहुत ज्यादा कंडीशंस होती हैं, वो बहुत ही लेट सेकंड लास्ट स्टेज पे आता है, मतलब चैप्टर की। हम्म, हाँ नीचे आएगा, ऐसे आएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ऐसे ही नहीं, नीचे आएगा, वन ऐसे आएगा, -2 ये पावर तो, ठीक है, आगे देखते हैं। आ जाते हैं, फॉर्मूलाज इरेज कर रहा हूं मैं। हाँ जी, कैसे किया है? 1 + cos x को लिख लिया 2 cos x, वो मैंने बोला स्टैंडर्ड मैनिपुलेशन है ये, ठीक है, उसकी ट्रिग्नोमेट्री से, ये बहुत जगह यूज होना है, ये स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्टिन्यूटी 12 चैप्टर में, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्टिन्यूटी टिल डिफरेंशियल इक्वेशन चलता ही रहेगा, ये बहुत जगह आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, कुछ रूल्स है छोटे छोटे, वो देख लो, जैसे उसमें थे ना रूल्स, उसमें भी कुछ रूल्स है, कहता है एक रूल हमने डिस्कस कर लिया हुआ है कि अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा होगा हमारे फंक्शन के साथ, तो कांस्टेंट को एज इट इज बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है। अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में पड़े हैं, सॉरी मल्टीप्लिकेशन कह दिया, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में पड़े हैं, तो आप उसको एज इट इज अलग अलग कर सकते हो, एज इट इज आप उन्हें अलग अलग कर सकते हो। बस यही सिंपल से रूल है। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। सिंपल से स्टार्ट करते हैं, इसको करो इंटीग्रेट।
करो भाई। पहले वाला तो सिंपल ही है, 4 बाहर ले जाओ, x की पावर 6/6, 4 और 6 की कटिंग हो जाएगी 2/3, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स पावर 6/3 प्लस सी। आ रहा है कि नहीं? हाँ करो फिर आगे करो। अगले वाले में क्या करोगे? हाँ उसके लिए फिर x प्लस 2 को ऐसे लिख लो, 3 पावर x इंटू 3 की पावर 2, कांस्टेंट बाहर ले जाओ, a पावर x की इंटीग्रेशन कर लो, a पावर x कौन लाओगे, आपको बाहर ले जाओ, सेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन कर लो। a पावर x का फॉर्मूला नहीं किया था हमने, a पावर x कौन लाओगे, a मतलब 3, वहां पे a का मतलब होता है कांस्टेंट। करके नहीं आया घर से तो कुछ? मैंने तेरे बोला था कि सारे क्वेश्चन जो क्लास में किया वो करके आने, करके नहीं आया? दिखा जरा क्या करके आया। कॉपी लेके, इसीलिए नहीं लेके आया क्योंकि किया नहीं है तुमने, नहीं किया पुत्र, बांधने सारे देख लेते हैं। कर आगे कर, जो भी कर रहा था। करा भाई, इसका हो गया, बाहर 9 आ गया, 9 इंटू 3 पावर x पॉन लॉग 3, यही है। प्लस सी लिखोगे तो नंबर पूरे मिलेंगे, नहीं तो कटेंगे नंबर। हाफ बाहर गया, सेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन 10x, हाफ 10x प्लस सी, इसकी इंटीग्रेशन x पावर 4/4, x पावर 4 अलग अलग कर लो, प्लस है ना बीच में, तीनों की इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन पावर 4/4, इसकी इंटीग्रेशन 7 तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x पावर -1, इसकी ऐसे इंटीग्रेशन करो। आ रहा है कुछ? देखो ये बन रहा है, डिनोमिनेटर में 0 तो यार बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, फिर तो गड़बड़ होगी, फॉर्मूला ही एप्लीकेबल नहीं, लॉग x, क्योंकि 1/x इस वाले फॉर्मूला में फिट नहीं बैठता, 1/x इस वाले फॉर्मूला में फिट नहीं बैठता, नहीं बैठता ना फिट, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 बना देगा वो, ठीक है। इस वजह से ही 1/x को अलग से फॉर्मूला दिया गया है log x। समझ में आई बात? 1/x को अलग से मिला हुआ है ना फॉर्मूला, वो इस फॉर्मूला में फिट नहीं बैठ सकता, इसमें करोगे तो वो नीचे 0 बनाना शुरू कर देगा। आई बात समझ में? इसकी ऐसे इंटीग्रेशन करने लगोगे तो वो -1 + 1 अपॉन -1 + 1 करेगा, which is not defined, which is not defined। टू अपॉन √x के लिए लॉग की जरूरत नहीं है, बोलो पूछना कुछ? हाँ पहले ओपन करोगे फिर अलग अलग करोगे, आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते 3 + 1 अपॉन 3 + 1, ठीक है। सेकंड लास्ट ये बताऊं, a + b होल क्यूब है, पहले होल क्यूब ओपन करो,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसमें अगर बच्चे आप ऐसा नहीं कर सकते जैसे डेरिवेटिव में करते थे ना, इसमें आप इंटीग्रेशन ऐसा नहीं कर सकते कि इसको लिख लो आप 3+1/3+1, समझ रहे हो? अब इसके अंदर x नहीं है ना, अगर अकेला x होता फिर आप इसको लिखते 3x⁻3+1/3+1। वहां पे दो रूल ऐसे थे जो डेरिवेटिव को बहुत आसान बना देते हैं, वो दो रूल यहाँ पे नहीं है, इसलिए इंटीग्रेशन मुश्किल हो जाती है। वो दो रूल है, एक तो प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल, मतलब ये एक ही कंसीडर कर रहा हूं मैं, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल। यहाँ पे दोनों रूल नहीं है अभी, ना प्रोडक्ट रूल के नाम का कुछ है ना क्वोशिएंट रूल के नाम का कुछ है, ठीक है? इस वजह से यहाँ पे गड़बड़ होती है बहुत। दूसरा है चेन रूल, वहां पे चेन रूल था, यहाँ ऐसा कोई चेन रूल जैसा नहीं है, ठीक है? इस वजह से क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है, उसके क्वेश्चन काफी आसान होते हैं क्योंकि वहां रूल्स अवेलेबल थे। अब देखो ना, रूल्स के नाम पे हमने ये दो चीजें लिखी है, ये कोई रूल्स है ना? रूल्स नहीं है, इस वजह से क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट है। हाँ जी, सिंपलीफाई करना होता है जितना होना हो आगे। सॉल्व मतलब ऐसा नहीं जैसे अभी इसको करोगे आप, x⁴/4 प्लस 7 log x, इसको करोगे तो 2√, वो एक ही लिखना सी, कांस्टेंट एक ही लिखना है, राइट? हर ऐसा नहीं कि इसकी इंटीग्रेशन इसकी इंटीग्रेशन इसकी इंटीग्रेशन, लास्ट वाले में बस ही लिखना है, ठीक है? इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर हाफ हो जाएगी, 4 आ जाएगा यहाँ पे, 4 एक लास्ट में सी लिखते हैं। थ्री की पावर 2 बाहर आ जाएगी, 9 हो जाएगा बाहर आके, 3 x dx। इसके लिए इंटीग्रेशन लिखी थी हमने a पावर x की इंटीग्रेशन, a मतलब कांस्टेंट, ठीक है? ये भी कांस्टेंट पावर x है, इसकी इंटीग्रेशन क्या लिखी थी? a पावर x स्मॉल log a लिखी थी कि नहीं? तो इसकी भी ऐसे लिख लो फिर, a पावर x अपॉन log a प्लस, ये आंसर हो गया। ऐसे इसके साथ, ऐसे इसके साथ कर लोगे, पक्की बात है। आगे बढ़े, हाँ जी, 9th क्वेश्चन में ब्रैकेट की पावर कितनी है? 3 है। 9th क्वेश्चन में ब्रैकेट की पावर 3 है। और क्वेश्चन ही लिखता है। और जरा एक ना क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब इसका बंटवारा कर लेते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे। अगर आपको वो क्लासिफिकेशन किया होगा तो आपके लिए चीजों को आइडेंटिफाई करना आसान होगा। आप हमेशा ऑब्जर्व करोगे कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन लेंथी नहीं है, ठीक है? कुछ एक आध मतलब सेगमेंट को छोड़ के क्वेश्चन सारे एक नॉर्मल सी साइज के ही होते हैं। डिफिकल्ट वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्हें स्टार्ट करने के टाइम पे पता नहीं चलता कि कहाँ से स्टार्ट करना है, इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा या कौन से रीजन मतलब कौन सी क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। पहले आपको क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए। पहली क्लासिफिकेशन है बेसिक, जो भी हम कर रहे हैं ये बेसिक है। इसमें आप जो भी मैनिपुलेशन कर रहे हो वो इंटीग्रेशन नहीं करवा रही आपसे, आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूला को स्ट्रेट वे ही अप्लाई कर रहे हो,
ठीक है, आप बस अपने क्वेश्चन को इतना सिंपल बना ले रहे हो ताकि आप इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा लो। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, आपने कांस्टेंट लिया, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, अब आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अवेलेबल है। ठीक है, आप जो भी चेंजेस कर रहे हो ये सारे चेंजेस सिंपल बेसिक चेंजेस में कंसीडर किए जाते हैं कि आपने बेसिक से चेंजेस किए हैं और वो चेंजेस करके आपका फंक्शन जो है वो इंटेग्रेबल हो गया, आपने उसकी इंटीग्रेशन कर ली। ठीक है, उसके बाद सेकंड आएगा सब्स्टिट्यूशन। सेकंड आएगा सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है मैं एक सिर्फ एग्जांपल के लिए दिखा देता हूं। जैसे साइन ऑफ 2x² + 5 है, मान लो कुछ ऐसा है। अब इसकी इंटीग्रेशन सिंपली नहीं हो पाएगी, आप इसको माइनस ऑफ cos 2x² + 5 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो उस केस में सब्स्टिट्यूशन वर्क करेगा, आप अंदर की चीजों को और सिंप्लीफाई करोगे। तीसरी आएगी भाई, ये बहुत बड़ा रीजन है इसका, ट्रिग्नोमेट्री। हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पे फोकस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की इंटीग्रेशंस कैसे करनी है। फॉर्मूलाज तो बताए ही हुए हैं, जैसे अब अगर साइंस के रेक्स की इंटीग्रेशन करनी है, अब साइंस के रेक्स की इंटीग्रेशन सिंपल नहीं है। साइंस के रेक्स की इंटीग्रेशन कैसे करोगे, कॉस के रेक्स थोड़ी लिख दोगे। मतलब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला साइन एक्स का था माइनस कॉस एक्स, साइंस के एक्स का माइनस कॉस के एक्स नहीं है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेज हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ये पूरा अपने आप में एक है कि साइन की पावर कुछ भी आ जाए तो क्या करना है, कॉस की पावर कुछ आ जाए तो क्या करना है, टेन की पावर कुछ आ जाए तो क्या करना है, साइन और कॉस इकट्ठे हो जाए तो क्या करना है, साइन की पावर 2 कॉस की पावर 3 ये इकट्ठे हो जाए तो क्या करना है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल तो अवेलेबल नहीं है कि यू वी वाला रूल लगा लेंगे कुछ। ठीक है, तो ऐसे ही अगर tan और secant की जोड़ी बनेगी तो क्या करना है। तो ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस इसकी निकलती हैं जो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की है। तो इसकी अलग से प्रैक्टिस करेंगे, अलग से इसको समझेंगे, अलग सारी टाइप्स को। फिर इसके बाद कहानी मतलब थोड़ा सा ना ऐसा होता है कि ऐसे पहाड़ चढ़ लिया है, अब थोड़ा सा प्लेन एरिया आ जाता है, थोड़ा आसान वाला एरिया आ जाता है। तो इसके बाद हम एक क्वाड्रेटिक वाली करेंगे, ये इजी होता है। क्वाड्रेटिक वाला इजीली दिखाई दे जाता है, ये क्वाड्रेटिक वाला है, उसको करने का एक्सटेंडेड प्रोसेस है, हल्का सा लेंथी है बट मुश्किल नहीं है। आपको हर क्वेश्चन में सेम ही काम करना होता है, तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के बाद फिर आता है बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स आप कह सकते हो कि एक तरह का प्रोडक्ट रूल है, एक तरह का। पर ये बिल्कुल जैसे मैंने बोला था सेकंड लास्ट स्टेज पे जाके आता है, बहुत दूर जाके, ये पहले वालों पे एप्लीकेबल नहीं होगा हमारे लिए। फिर आएगा पार्शियल फ्रैक्शन, ये भी आसान होता है। पहले तीन हैं जो आपका दिमाग सारा खर्च करवा देंगे, अगले वाले तीन आपको उनके मुकाबले काफी आसान लगेंगे। ठीक है, ये सारा दिमाग खर्च कर देगा और फिर ये एकदम पका देगा। ठीक है, फिर ये सब है जो ऐसा नहीं कि आपको आने के बाद ये भी थोड़े लेंथी या डिफिकल्ट लगेंगे, बट उनके मुकाबले बहुत आसान लगेंगे। आपको लगेगा कि सर इसमें इतना नहीं सोचना पड़ता जितना पहले तीन में सोचना पड़ रहा था। बट ट्रस्ट में अगर आप सबको ऐसे क्लासिफाई करके करोगे ना कि मैं अब हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर इसकी कर रहे हैं, फिर इसकी कर रहे हैं, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप सारी समझ में आएगी। वेल बताओ, तो पहले क्वेश्चन आगे लिख ले फिर मैं बताता हूँ। अभी बेसिक ही चलेगा आज भी। अच्छा, ये देखो जरा। अच्छा, आप लोग खुद सोच के बताओ, व्हाट शुड बी द इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट। एक कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होनी चाहिए? बॉयज, के तो बाहर हो गया, वन की इंटीग्रेशन क्या होनी चाहिए? वन किसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव, तुम चुप कर दो किसका डेरिवेटिव करके बात आ रहा था? तो वन की इंटीग्रेशन करके क्या आएगा? एक्स। ठीक है, वन की इंटीग्रेशन करके क्या आएगा? एक्स। एक्स का डेरिवेटिव करके बात आ रहा था ना, तो एक्स की इंटीग्रेशन ओके, तो कहीं पे दिखेगा तो उसको यूज कर लेंगे। अब बताओ, एक्स पावर ई पावर एक्स प्लस ई पावर ई, इसकी इंटीग्रेशन करनी। अच्छा,
करो जल्दी। नहीं नहीं, लाइट बच्चे ऑन कर लो, तो सारी जल्दी पड़ी है। एक्स पावर ई की इंटीग्रेशन कैसे करिए भाई? ये ए पावर एक्स पावर ई की इंटीग्रेशन, ई कांस्टेंट होता है, बहुत सारे बच्चे ई को वेरिएबल समझते रहते हैं। ई कांस्टेंट है, एक्स पावर ई कांस्टेंट है, तो एक्स की पावर ई प्लस वन अपॉन ई प्लस वन, ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन, ई पावर ई की इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई बाय एक्स, ई पावर ई मल्टीप्लाई बाय एक्स। कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगी बच्चे? के की अगर इंटीग्रेशन करोगे तो हमेशा बनेगी के एक्स, ठीक है। अब एक चीज देखो प्लीज, ये जो आप शायद आप ऐसा फील कर पाओ, ये इंटीग्रेशन है, ये डेरिवेटिव है, ये आपस में एक दूसरे को कट कर बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। अगर मैं बोलूं डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स से यहाँ पे कुछ भी है, कोई भी एफ एक्स है, ठीक है, तो ये डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, ठीक है। चाहे डी हो या इंटीग्रेशन हो, पहले एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। एनीवे इसकी करो इंटीग्रेशन, पहले इसके नीचे अलग करो, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, है ना। इसके नीचे करोगे तो बनेगा एक्स की पावर -2/3 बन जाएगा। नहीं यारी बात सुनो, जगह बना लेते हैं, -2/3 हो जाएगा बिल्कुल। -2/3 एक्स की पावर -1/3 है बच्चे, नीचे एक्स की पावर -1/3, सॉरी +1/3 है नीचे, तो प्लस एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/3 प्लस 2 की ऑन एक्स पावर 1/, ये करोगे तो बच्चे एक्स की पावर -2/3, ये करोगे तो 1/2 -1/3, 3 -2 -1/3 नहीं +1/3, यह रहेगा 2 की एक्स की पावर -1/3। तीनों की इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो बच्चे, जितने इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेशन अलग अलग कर रहे हो तो सबके डीएक्स भी अलग अलग कर लेना, सबके डीएक्स भी अलग अलग लिखने हैं। फिर और छोटी सी चीज बताता हूँ, कहाँ पे बच्चे? हाँ जी 1/6 आएगा, एलसीएम ले लिया ना, 6 आया था, ठीक है, यहाँ पे 1/6 आएगा भी, -2/3 -2/3 प्लस 1 -2/3 प्लस 1 1/6 प्लस 1 1/6 प्लस 1 एक्स -1/3 प्लस 1 -1/3, सिंप्लीफाई कर लो, 1 -2/3 विल बी 1 -2/3 1/3 हो जाएगा।
नेक्स्ट सिकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन 10x, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स की माइनस कॉट एक्स। याद है? इसको कैसे करेंगे? नीचे तो cos x ऐसे कैसे 2 cos स्क्वायर एक्स आएगा? 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा। हाँ फिर ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे इसको, ऐसे थोड़ी cos 2x ने लिखा तो अपनी मर्जी का मामला लगाएंगे। साइन स्क्वायर एक्स नीचे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ऐसा बनेगा। cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स बाई 2 बनेगा, कोई बात नहीं। ये साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2, क्योंकि बच्चों हमें नीचे अगर हाफ एंगल है तो फिर ऊपर भी हाफ चाहिए। अगर ऊपर फुल है तो मतलब ऊपर नीचे सेम एंगल्स होने चाहिए, तभी वो आपस में कुछ कटेंगे। समझ रहे हो? साइन एक्स बाई एक्स टेन एक्स, सॉरी साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स बनता है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स बाई 2 नहीं कुछ बनता। बात समझ में आ रही है हार्दिक? क्या बोल रहा हूं मैं? ये समझ में आया मैंने क्या किया अभी? मैंने कहा कि अगर नीचे एंगल हाफ है तो ऊपर भी फिर मुझे हाफ ही चाहिए, या तो मैं नीचे वाला भी चेंज ना करूं। ठीक है? 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, बच्चे cos x बाई 2 से एक कट जाएगा, इससे कट जाएगा। हाँ जी, ऊपर स्क्वायर था, फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इधर स्क्वायर आ जाएगा, एक कट जाएगा, एक cos x बाई 2 बच जाएगा। ऐसे ही होगा? नीचे 2 है, दोनों काट लो, दोनों कट जाएंगे। ये कह रहे हो 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बच गया? हाँ वो कट के 2 साइन, ये भी आना तो नहीं चाहिए था इतनी जल्दी वाली स्टेज पे। चलो अब आ गया तो मना नहीं करेंगे उसको। ये वाला फॉर्मूला लगा लो भाई, साइन स्क्वायर है ना हमारे पास, साइन स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है कोई। ठीक है, इसको मैं 2 को इधर ले आऊं, अगर साइन स्क्वायर एक्स को ये लिखा जा सकता है, बोलो हाँ या ना? लिख सकते हैं ना? लिखो फिर, एंगल डबल हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2। नहीं ठीक लग रहा है? नहीं बच्चे, एंगल डबल हो गया ना, इधर x का 2x हो गया तो x बाई 2 का फिर x बन जाएगा, ये 2 इससे कट जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, cos x की इंटीग्रेशन sin x। उसने एक और तरीका लगाया होगा, मतलब क्योंकि ये वाला जो स्टेज है साइन स्क्वायर को ये बनाने वाला, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला है। ठीक है, इसका एक और तरीका हो सकता था जिसमें इसकी जरूरत ना पड़ती है, हमें आएगा भी, बिल्कुल आएगा। मैं कह रहा था इस साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, फिर उसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? वो ऐसा करने से क्वेश्चन कंपैरेटिवली ये वाला क्वेश्चन आसान हो जाता। कटिंग वगैरह करो, ये कट जाएगा 1 की इंटीग्रेशन x। ठीक है, सर ने गर्मी कर दिया डिक्लेयर।